अमर बेल। अगले रोज़ शाम को जुनैद के घर वाले उनके यहाँ आए थे। नानो, समीना और सिकंदर से पहले ही फ़ोन पर बात कर चुकी थीं। दोनों ने उन्हें अगले माह की कोई भी तारीख तय कर देने का कहा था। दोनों फैमिलीज़ ने खाने के बाद बाहमी मशवरे से तारीख तय कर ली। जुनैद अपने घर वालों के साथ नहीं आया था। रात 12 बजे के करीब जब उसके घर वाले वापस गए तो उसके कुछ देर बाद उसने अलीज़ा को फ़ोन किया। उसी वक्त सोने के लिए अपने कमरे में गई थी वो। मैंने सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। रस्मी सलाम दुआ के बाद उसने अलीज़ा से कहा। उसका लहजा खासा खुशगवार था। थैंक्स, मगर 3 दिन पहले जब हम लोग मिले थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था, अलीज़ा ने कहा। किस चीज़ के बारे में? जुनैद ने कदरे बेनियाजी से कहा। यही कि आपके घर वाले तारीख तय करने के लिए हमारे घर आने वाले हैं। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। मैं सोच रही थी आप कहेंगे कि आपको इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। वो दूसरी तरफ से हंसने लगा। नहीं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ कि उसे आखिरी लम्हों तक कुछ पता ही ना हो, और ना ही ये कोई फिल्म है। जाहिर है मेरी शादी की तारीख मुझसे पूछे बगैर कैसे तय की जा सकती है? हाँ, आपसे पूछे बगैर कैसे तय की जा सकती है? वो तो सिर्फ मुझसे पूछे बगैर तय की जा सकती है, अलीज़ा ने शिकवा किया। यार, बता तो रहा हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। अच्छा, सरप्राइज़ नहीं था क्या? वो इसी तरह शिकस्तगी से बोलता रहा। बाहर के मौसम में शायद मैं वाहिद आदमी हूँगा जो इतनी खुशी खुशी अपनी रजामंदी के साथ आज़ादी के बजाय ग़ुलामी कबूल करूँगा। तुम्हें तो मेरे इस जज्बे को सराहना चाहिए। इस बार उसके लहजे में मसनूई संजीदगी थी। हाउ वेरी मैग्नेनिमस, ग़ुलामी कबूल करूँगा। कैसी ग़ुलामी? नहीं, शायद कैद कहते हैं उसे, है ना? उसने जुनैद ने फ़ौरन अपने जुमले में तस्हीह करते हुए कहा। जी नहीं, कैद भी नहीं कहते। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है उसे बस शादी ही कहते हैं। वाकई? इस बार दूसरी तरफ से कुछ मज़ीद हैरानी का इजहार किया गया। जी वाकई, उसके अंदाज पर वो मुस्कुराई। उसमें कैद या ग़ुलामी वाली कोई बात नहीं होती, संजीदगी से उसने तस्दीक की। नहीं, कम अज़ कम मर्दों के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ भी हो तो ख़वातीन के लिए होता है, लीज़ा ने जताने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, मगर मेरे दोस्तों का तजुर्बा तो इसके बरक्स है। वो अभी भी इसी मूड में बज़ाहिर बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर रहा था। मोजज़ात भी होते हैं, मगर ज़्यादातर नहीं। आपके दोस्तों के साथ कोई मोजज़ा हुआ होगा, लीज़ा उसकी गुफ्तगू से महफूज हो रही थी। हो सकता है मेरे मामले में भी ऐसा ही कोई मोजज़ा हो जाए। दूसरी तरफ से अपने खदशे का इजहार किया गया। ऐसे मोजज़ों के लिए ख़वातीन में कुछ कश्फ और करामात का होना ज़रूरी है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों से आरी हूँ। आपसे ये जानकर खासी हिम्मत बंधी है मेरी, खासा हौसला हुआ है मुझे। यानी मेरी आज़ादी पर कोई हर्फ नहीं आएगा? नहीं, आप तसल्ली रखें, आपकी आज़ादी पर कोई हर्फ नहीं आएगा। आप ऐसे हज़रत हैं भी नहीं जो अपनी आज़ादी पर कोई हर्फ बर्दाश्त कर लें, अलीज़ा ने उसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ से वो बेख्तियार हंसा। आई एम वेरी टाइम्ड। अगर आप अपने लिए टाइम्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन डिक्शनरी में टाइम्ड का मतलब बदल चुका होगा। वो उसकी बात पर एक बार फिर हंसा। मेरे बारे में तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जान गई? नहीं, ज़रूरत के मुताबिक ही जाना है आपको। थोड़ी सी रोमांटिक गुफ्तगू अब लाजिम नहीं हो गई हम पर, वो उसके जवाब से महफूज होते हुए बोला। मेरा ख्याल है अभी तक सारी गुफ्तगू रोमांटिक ही हुई है। नहीं नहीं, मैं कुछ इजहार मोहब्बत और बातें वगैरह की बात कर रहा था। चांद तारे तोड़ने टाइप वाली गुफ्तगू। अलीज़ा हंस पड़ी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को तोड़ने के बगैर भी आपके बारे में मेरी राय खासी अच्छी है। ये सुनकर खासी खुशी हुई है मुझे, वरना मेरा ख्याल था कि पिछले चंद माह में होने वाले वाक़यात के बाद मेरे बारे में तुम्हारी राय का ग्राफ खासा नीचे चला गया होगा। वो अब उसे छेड़ रहा था। होना तो चाहिए था, मगर बहरहाल हुआ नहीं। तब मुझे खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। ये आप पर मुनहसर है, मैंने कहा। वो अब अपनी सैंडल के स्टेप्स खोलते हुए अपने बेड पर बैठ रही थी। यार, तुम्हें भी तो खुशकिस्मत समझना चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अब आप यकीनन ये कहेंगे कि मैं भी खुशकिस्मत हूँ, समझो, जुनैद ने बेख्तियार कहका लगाया। आज तुम्हारी हर सेंस बड़ी शार्प है, मेरे कहे बगैर ही अगला जुमला बूझ रही हो। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है हमारी। वो उसके आखिरी जुमले पर मुस्कुराई। जुनैद वाकई आज बड़े मूड में था।
اگر آپ کے ساتھ رہنا ہے تو سینسز کو تو شارپ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ خاصی مشکل ہو جائے گی۔ کس کو، مجھے یا تمہیں؟ مجھے۔ آپ کو تو خاصی آسانی ہو جائے گی، علیزہ نے تکیہ گود میں لیتے ہوئے کہا۔ یو آر اے پریٹی انٹیلیجنٹ، جنید نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ آپ پریٹی کے بعد کوما لگا کر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جنید اس کی بات پر بے اختیار محفوظ ہوا۔ نہیں، فل سٹاپ لگا کر کہہ رہا ہوں، یو آر پریٹی۔ اس بار علیزہ اس کی بات پر ہنسی۔ اور انٹیلیجنٹ؟ اس نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال اس کو ڈیلیٹ تک ہی کر دیتے ہیں، بات صرف پریٹی تک رکھتے ہیں۔ اس نے ماحول خاصا خوشگوار ہو گیا۔ جنید کا اشارہ اس کی ہنسی کی طرف تھا۔ تعریف کے لیے شکریہ۔ ادا تو نہ کروں نا؟ بالکل نہیں، آپ کی تعریف کر کے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ فرض کی ادائیگی پر کیسا شکریہ؟ جنید اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ اچھا، تو صرف فرض کی ادائیگی کے لیے تعریف کر رہے ہیں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں کر رہے؟ علیزہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ دل تو آلریڈی آپ کے پاس ہے، میں تو اس وقت دماغ کو استعمال کرتے ہوئے تعریف کر رہا ہوں۔ سینسیبل تھنگ۔ علیزہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی برجستگی آج واقعی لاجواب کر دینے والی تھی۔ اٹ مینس دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میری اے ہارٹ لیس پرسن۔ آن دا کنٹریری، آئی ایم گوئنگ ٹو میری اے گرل ود 2 ہارٹس۔ جنید نے اتنی ہی بے ساختگی سے کہا۔ میڈیکل سائنس میں 2 دلوں والے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ علیزہ نے بڑے سنجیدگی لہجے میں کہا۔ میڈیکل سائنس کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر غالب اسے محبوب کہتے ہیں۔ علیزہ بے اختیار کھلکھلائی۔ جنید کے منہ سے غالب کا حوالہ اسے بے حد دلچسپ لگا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ بھی زندگی میں کبھی غالب کی بات کریں گے۔ اقبال کا ذکر کب فرمائیں گے؟ اقبال کا ذکر مشکل ہی ہے، وہ خود ہی کی بات کرتے ہیں، اور محبت ہو جانے کے بعد خود ہی کہاں باقی رہتی ہے۔ اس لیے اقبال کا ذکر اب باقی ساری زندگی مشکل ہی ہے، بس غالب ہی ٹھیک ہے۔ وہی غالب جو کہتے ہیں کہ عشق نے نکما کر دیا۔ غالب تو یہ بھی فرماتے ہیں، بلائے جاں ہیں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے آپ کا یہ شعر۔ علیزہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ میرا نہیں، غالب کا شعر ہے، اس لیے اگر آپ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اعتراض تب کرتا اگر میرا شعر آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتا۔ آپ کا اپنا شعر ہوتا تو وہ بھی میرے سر کے اوپر سے ہی گزرتا۔ لٹریچر اور خاص طور پر شعر و شاعری کے معاملے میں کچھ زیادہ اچھا ذوق نہیں رکھتی۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میرے ساتھ رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہو جاؤں گی یا آپ ٹھیک کر دیں گے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ بہت۔ میں ٹھیک نہیں کروں گا، آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی ٹھیک نہیں ہوں؟ نہیں، ٹھیک ہیں، مگر بعد میں کچھ زیادہ ٹھیک ہو جائیں گی، یا پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ صرف ٹھیک، زیادہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ؟ اس بار وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ چلیں، زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ کی طرح غالب کے شعر میرے بھی سر کے اوپر سے گزرنے لگیں گے۔ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں جنید۔ یہ تعریف ہے یا تنقید؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ہی نہیں ہیں، بس تبصرہ ہے، علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، مگر آپ جب میرے گھر آ کر میرے ساتھ رہیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی یہ رائے بہت غلط اور بے موقع تھی۔ میں بڑا سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ اس بار وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی میں۔ جی فرمائیے۔ کیا نیوز پیپر سے ریزائن کر دوں میں؟ اس کا فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جنید نے بڑی سہولت سے کہا۔ مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ اتنا مشکل فیصلہ تو نہیں ہے؟ میرے لیے ہے، تم جو چاہتی ہو وہ کرو۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ریزائن کر دوں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں، گھر والوں کو تو نہیں ہوگا، مگر مجھے ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیوں ہوگا؟ کہ تمہیں یقین ہے کہ تم گھر اور آفس کو اکٹھا مینیج کر سکتی ہو؟ اس پر جنید واقعی سنجیدہ تھا۔ پتہ نہیں، اسی لیے تو میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ تم کو اندازہ تو ہوگا؟ کوئی اندازہ نہیں ہے، پہلے مجھ پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف جاب ہی ہے۔ میرے گھر آ کر بھی تو تمہیں کوئی کام تو نہیں کرنا پڑے گا، مگر پھر بھی بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ جنید بات کرتے کرتے رکا۔ تم جاب نہیں چھوڑنا چاہتی؟ جاب؟
मैं छोड़ना चाहती हूँ मगर अभी नहीं। अलीज़ा, मैं कोई कंज़र्वेटिव आदमी नहीं हूँ। अगर तुम में कोई टैलेंट है तो मैं उसे ज़ाया करना नहीं चाहूँगा, मगर जिस फ़ील्ड में तुम हो ये कदरे अजीब है। तुम अक्सर फंक्शंस कवर करने जाती हो। फंक्शंस कहाँ हों, कब हों, तुम घर कब पहुँचो, ये सब ख़ासा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, मैं जानती हूँ और इसी डबल माइंडेड हो रही हूँ, मगर मैं सिर्फ खाने पीने, शॉपिंग करने और सोने वाली ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मेरा। तुम फ्रीलांसिंग कर सकती हो, जुनैद ने तजवीज़ पेश की। फ्रीलांसिंग? वो सोच में पड़ गई। तुम्हारे लिए ये खासा आसान रहेगा, जुनैद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मैं उसके बारे में सोचा नहीं है तो सोच लो, बल्कि तुम ऐसा करो, रिज़ाइन करने के बजाय छुट्टी ले लो। कुछ अरसे के बाद तुम अपनी रूटीन और ज़िंदगी को देख लेना और फिर फैसला करना। ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाद में हम दोनों ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में कुछ तय कर लेंगे। ये भी देख लेंगे कि तुम्हारे लिए और अल्टरनेटिव क्या है। बल्कि तुम देखना कि अम्मी थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर रही हैं, उसमें तुम किस तरह मदद कर सकती हो। तुम्हारा तो सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी ही रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ जर्नलिज्म के ज़रिए ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन की जाए। वो उसकी बात और से सुनती रही। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। फिर और बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकती हो, मगर ये ज़रूरी नहीं कि 9 to 5 वाला काम किया जाए और फिर रोज़ ही किया जाए। अलीज़ा जुनैद के साथ इस वक्त होटल में बैठी थी। वो दोनों वहाँ खाना खाने के लिए आए थे। जुनैद ने उसे कुछ शॉपिंग भी करवाई थी। शॉपिंग से वापसी पर वो उस होटल में चले आए। ये शादी से पहले हमारा आखिरी खाना है। वेटर को ऑर्डर देने के बाद जुनैद ने अलीज़ा से कहा, अगली बार तो हम इस जगह शादी के बाद ही बैठे होंगे। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? कोई ऐसा काम जो तुम करना चाहो? जुनैद ने गहरा सांस लिया। अलीज़ा उसकी संजीदगी पर हंसती। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं जुनैद? आखिरी ख्वाहिश से क्या मतलब है आपका? कोई ऐसी चीज़ जो हम या तुम आज कर सकते हो मगर 3 हफ्ते बाद ना कर सको। मेरा मतलब है शादी के बाद। मेरे जहन में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही जो मैं अब कर सकती हूँ और शादी के बाद नहीं कर सकती। अलीज़ा ने लापरवाही से कहा। यार सोचो, जहन पर जोर डालो। कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो हम आज कर सकते हैं मगर शादी के बाद नहीं कर सकेंगे। अब 3 हफ्ते तक तो मैं तुमसे मिल नहीं सकूँगा, इसलिए अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रहेगी तो फिर मुझे मत कहना। मैंने ज़हन पर बहुत ज़ोर दिया है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि शादी तक आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी और तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट जाए। और जहाँ तक आपसे मुलाकात की बात है तो शादी के बाद आपसे मुलाकात तो रोज़ ही होती रहेगी। फिर और क्या है? अलीज़ा ने कहा। हाँ वाकई, और ऐसा है ही क्या जो छूट जाएगा? यानी तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी रह जाएगी? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। फिर भी यार, अगर कुछ मनवाना हो तो आज मनवा लो। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। शायद बाद में तुम्हारी फरमाइश इस तरह ना पूरी कर सकूँ जिस तरह अब करने पर तैयार हूँ, जुनैद ने फ़राख दिली का इजहार करते हुए कहा। मैंने आपसे कभी भी कोई फरमाइश नहीं की, ये आपको याद रखना चाहिए। अलीज़ा ने उसे जिताया। यानी मैं खुद ही तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ कि तुम्हें फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम यही कहना चाहती हो ना? जुनैद ने मसनूई संजीदगी से कहा। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं फरमाइशों पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखती। खासी कनात पसंदी है मुझ में, इसीलिए तो तुम्हें मैंने ऑफ़र की है। अलीज़ा ने उसके मुस्कुराते चेहरे को गौर से देखा। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं किसी फरमाइश के लिए तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। उसने चंद लम्हे कुछ सोचते रहने के बाद एकदम संजीदगी से कहा। बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं? जुनैद ने कुछ दिलचस्पी के साथ टेबल पर अपनी कोनियाँ लगाते हुए कहा। उम्र से दोबारा कभी मत मिले। जुनैद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो एक बार फिर सीधा होकर बैठ गया। ये क्या बात हुई? आपने खुद ही कोई फरमाइश करने के लिए कहा था, अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। मगर ये तो खासी मुनासिब सी फरमाइश है। जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, कोई ऐसी नामुनासिब नहीं है, अलीज़ा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप पहले की तरह अब भी उम्र से कोई रब्ता न रखें, उससे मिलने से एतराज़ करें। और मैं नामुनासिब बात नहीं कर रही, मैं उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ आप उससे ना मिलें, ना कम ना ज़्यादा, सिरे से ही ना मिलें। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, उसने बड़ी साफ़गोई से कहा। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? आप जानते हैं
जुनैद ने उसकी बात पर कदरे नागवारी से सर झटका। सिर्फ एक वाक़ये की बिना पर तुम किसी के बारे में इस तरह की हतमी राय बना लेना और किसी को नापसंद करने लगना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। बहुत इलॉजिकल और अनरीज़नेबल किस्म की बात है। ये एक या दो वाक़यात की बात नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं इसके लिए मेरी नापसंदीदगी की। लीज़ा ने संजीदगी से कहा, तुम ज़रा रोशनी डालना पसंद करोगी इन बहुत सारी वजूहात में से चंद एक पर। अगर मैंने ये काम शुरू किया तो हम लोग खासा वक्त ज़ाया करेंगे। अलीज़ा ने बात को गोल करते हुए कहा, क्या ये मुनासिब नहीं है कि तुम उमर को उसके प्रोफेशन से हटकर सिर्फ एक फैमिली मेम्बर के तौर पर देखो, उसके प्रोफेशन के हवाले से उसे जज ना करो। जुनैद ने बड़ी संजीदगी से कहा, उसके बावजूद उसके लिए मेरी नापसंदीदगी उसी तरह कायम रहेगी। अलीज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं उसे उसके प्रोफेशन के हवाले से जज करूं या ना करूं। मुझे हैरत होती है, उसने हमेशा तुम्हारी तारीफ़ की है और तुम उसके बारे में इतनी नेगेटिव सोच रखती हो। वो भी मुझे नापसंद करता है। अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं, कम अज़ कम मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। जुनैद ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा, इतने सालों में मैंने एक बार भी उमर के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं सुना। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद रहा है, उसने हमेशा तुम्हारी तारीफ़ की है। जुनैद रवानी से कहता जा रहा था। अलीज़ा बेहिस्सो हरकत पलके झपकाए बगैर उसे देख रही थी। हो सकता है तुम दोनों के दरमियान कुछ गलतफहमी हो जिसे दूर होना चाहिए, और मुझे गलतफहमी के सिवा ये कुछ और लगता भी नहीं है। जब तुम अपने किसी और कज़न पर उसके कैरियर या प्रोफेशन के हवाले से तनकीद नहीं करती या उसे नापसंद नहीं करती, तो फिर आखिर उम्र ही क्यों? कि ये इसके साथ ज़्यादती नहीं है? जुनैद बात करते करते रुक गया। अलीज़ा के चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। क्या हुआ? कि मैंने कुछ गलत कहा? जुनैद ने उससे पूछा। कितने सालों से जानते हैं आप उमर को? उसने सर्द आवाज़ में जुनैद से कहा। वो उसे देखने लगा। कितने सालों से? हाँ, कितने सालों से? आपने कहा आपने इतने सालों से कभी उमर के मुंह से मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सुना, तो आप और उमर एक दूसरे को कब से जानते हैं? जुनैद ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, आपने यही कहा है, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले कि जुनैद कुछ कहता, वेटर टेबल पर खाना सर्व करने लगा। अलीज़ा की भूख ख़त्म हो चुकी थी। क्या आज फिर कोई एंटी क्लाइमैक्स होने वाला था? चंद मिनट के बाद वेटर खाना लगाकर चला गया। चंद दिन पहले भी आपने फ़ोन पर मुझसे यही कहा था कि 7-8 साल पहले तो मुझे गुस्सा नहीं आता था। मैंने सोचा कि आपने बेध्यानी में ऐसा कहा है, मगर ऐसा तो नहीं है। आप मुझे कब से और कितना जानते हैं? अलीज़ा, छोड़ो यार, हम दोनों क्या फजूल बातें लेकर बैठे हैं, खाना खाते हैं। जुनैद ने मौजू बदलने की कोशिश की। मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँगी अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उमर को आप कब से जानते हैं? इस पर उसकी आवाज़ में वाज़ह तौर पर नाराज़ी थी। जुनैद एकदम संजीदा हो गया। कुछ देर वो एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। फिर जुनैद ने एक गहरा सांस लेकर जैसे हथियार डाल दिए। 15 साल से वो दमबख्तूर रह गई। इस वसीअ अरीज़ डाइनिंग हॉल में उसे अपना सांस घटता हुआ महसूस होने लगा। अपने हाथ की कपकपाहट को छुपाने और ख़ुद को जैसे सहारा देने के लिए उसने अपने हाथों को टेबल पर रख दिया। वो उसके बिलमुकाबिल अपनी कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। वो आदमी जिसके बारे में मैं उसे यकीन था कि वो उमर के बरक्स उससे हमेशा मुखलिस रहा है। वो आदमी जिसके बारे में उसे खुशफहमी थी कि वो कभी उसे किसी चीज़ के बारे में धोखे में नहीं रखेगा। जुनैद अब बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गया था। शायद वो बात जारी रखने के लिए कुछ मुनासिब लफ्ज़ों की तलाश में था। अलीज़ा फ़क्र रंगत के साथ उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी रही, दम बखुद और साकित। हम लोग फ्लैटमेट्स थे, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग थे, मगर हम लोगों की दोस्ती पर इससे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ अरसा हम इकट्ठे ही रहे। फिर उमर लंदन चला गया, मैं वापस पाकिस्तान आ गया। मैंने अपने बाबा की फ़र्म को ज्वाइन कर लिया, मगर हम दोनों हमेशा राब्ते में थे। जुनैद ने रुककर अपने क्लास में पानी डाला। वो कह रहा था, बहुत गहरी किस्म की दोस्ती है हमारी। उमर जब भी पाकिस्तान आता था हमारे यहाँ भी आता था। बाद में सिविल सर्विस में आने के बाद ये ताल्लुक कुछ और गहरा हो गया। जितना अरसा वो पाकिस्तान में रहा, बड़ी बाकायदगी से हमारे यहाँ आता रहा। बाज़ दफ़ा वो हमारे घर ठहरता भी रहा है। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ये कोई 15 दिन नहीं होते कि इंसान एक दूसरे को जान ना सके। मैं उमर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। इसलिए जब तुम उस पर तनकीद करती थी तो मैं। जुनैद ने पानी का घूंट भरा।
मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि उमर इस तरह का है जिस तरह का तुम उसे बताती हो। अगर सारी दुनिया भी मेरे सामने जमा होकर एक वक्त में वही बातें कहे जो तुम कहती हो, तब भी मैं यकीन नहीं करूँगी। उसके लहजे और अंदाज में कतियत थी। वो मेरा बेहतरीन दोस्त है और मैं उसे किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। वो खाली खाली नज़रों से उसका चेहरा देखेगी। जुनैद इब्राहिम का चेहरा, अपने मंगेतर का चेहरा, उमर जहांगीर के बेहतरीन दोस्त का चेहरा। जुनैद ने अपनी बात जारी रखी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर वालों के लिए भी वो कोई अजनबी शख्स नहीं है। वो हमारी फैमिली का एक फ़र्द है। ये समझ लो कि मेरी अम्मी का तीसरा बेटा है वो। अगर वो आए ना, तब भी फ़ोन पर मेरे घर वालों से उसका रब्ता रहता है। मेरे पेरेंट्स से, ख़ास तौर पर मेरी छोटी बहन से, फरी से। तो आप अब्बास के दोस्त नहीं हैं? उसने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। नहीं, जुनैद ने नफ़ी में सर हिलाया। उम्र के तवस्सुत से मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के और बहुत से लोगों को जानता हूँ, और उनमें अब्बास भी शामिल है। मगर अब्बास से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, सिर्फ जान पहचान है, जुनैद ने कहा। और मुझे मुझे आप कब से जानते हैं? उसने खोए हुए अंदाज में कहा। जुनैद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। बहुत साल हो गए हैं। ये कहना बेहतर है कि बहुत सालों से। पहली बार मैं तब तुमसे मिला था जब उमर सिविल सर्विस के इम्तहान के लिए पाकिस्तान में था। उमर के साथ मैं तुम्हारे घर आया था। तुम उस वक्त कहीं जा रही थी और हम लोग लाउंज में बैठे हुए थे। उमर ने हम दोनों का तारुफ करवाया था। फिर 2-3 बार मैंने फ़ोन किया था उमर के लिए और तुमने फ़ोन रिसीव किया था। अलीज़ा को याद आया कि जुनैद से पहली बार बुरबन में मुलाकात के दौरान उसे बार बार यूँ लगता था जैसे वो उसे पहले भी कहीं देख चुकी है, मगर कोशिश के बावजूद वो ये याद करने में नाकाम रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा था। बाद में उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया था। इसका मतलब है नानो भी आपको बहुत अरसे से जानती होंगी। हाँ, तभी से जब मैं उमर के साथ 2-4 बार उनके यहाँ आया। बाद में भी उनसे बात वगैरह तो होती थी, मगर मुलाकात का सिलसिला कदरे महदूद ही रहा, क्योंकि मैं कुछ और तालीम के लिए एक बार फिर बाहर चला गया था। जुनैद बड़े आराम से बताता गया। उमर से मैंने तुम्हारा बहुत जिक्र सुना था। तुम उन चंद लोगों में से हो जिनका नाम हमेशा उसकी ज़ुबान पर रहा है। तुम्हारे लिए किसी ज़माने में बहुत परेशान भी रहता था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों की किसी ज़माने में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो गुमसुम उसकी बातें सुन रही थी।